नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। ये एक नया प्लेलिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास है और इसके लिए जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूं वो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का है, स्पेक्ट्रम प्रकाशन का है। तो ये जो वीडियो है ये प्रस्तावना और आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत का भाग 1 है, ये पार्ट 1 है। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के टोटल जो लेक्चर बनेंगे वो 2 पार्ट में बनेंगे, तो दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। तो भूगोल और भारत की राज व्यवस्था ये 2 प्लेलिस्ट और क्रिएट किए गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, अपना चैप्टर प्रस्तावना एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो जो ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें कुल 10 इकाई देखने को मिलती है, जिसमें से ये पहली इकाई के ऊपर हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, स्रोत एवं उपागम। तो स्रोत एवं उपागम का जो चैप्टर 1 है वो आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत है और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो राजकीय अभिलेख से संबंधित है और इसमें एक और टॉपिक देखने को मिलेगा कि अन्य स्रोत क्या है। तो ये जो टॉपिक है या फिर ये कह लें कि जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आधुनिक भारत का इतिहास की बुक है, ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है। तो राजकीय अभिलेख हो गए। दूसरा है पुरा लेखीय सामग्री, जैसे केंद्र सरकार है तो उसका पूरा लेख है, राज्य सरकार है तो उसका पूरा लेख है। न्यायिक अभिलेख है और प्रकाशित अभिलेख है। निजी पुरा लेख है। विदेशी संग्रहालयों की पुरा लेख सामग्री है, तो ये पुरा लेखीय सामग्री के भाग में आएंगे। जीवनी साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत, ये भी जो है क्या है, ये हमारे इतिहास के स्रोत है। और चौथा है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तो ये भी क्या है कि हमारे इतिहास के स्रोत है। मौखिक प्रमाण के आधार पर भी इतिहास के स्रोत को जाना जाता है, तो ये 5वां पॉइंट है। और छठा देखेंगे तो सृजनात्मक साहित्य है, जिसमें हम देखेंगे नवीन साहित्य केंद्रों का विकास, स्रोतों के रूप में उपन्यास और लघु कहानी से संबंधित विषय वस्तु। 7वां देखेंगे तो ये चित्रकला से संबंधित है। अब चित्रकला में भी देखेंगे तो क्या, स्रोतों के रूप में चित्रकला, कंपनी चित्रकला का विकास और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था वो आप कमेंट करके हमें बताइए। 1857 के विद्रोह पर जो चित्रकारी है उससे संबंधित इतिहास देखने को मिलता है। काली घाट चित्रकला, कला स्कूल, कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो इतना पूरा कंटेंट जो है 7 पॉइंट है कि जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम राजकीय अभिलेख से। तो भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो यूरोपियों के आगमन से भारत में कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। तो जैसे उपागम के क्षेत्र में, उपचार और तकनीकी के क्षेत्र में हुआ, तो साथ के साथ क्या है कि ऐतिहासिक साहित्य के क्षेत्र में भी जो है प्रबल परिवर्तन देखने को मिला। तो राजकीय अभिलेखों में सबसे पहला अभिलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख का है और ये अभिलेख 1600 से 1857 की काल अवधि का व्यापार दशा वर्णित है। तो वर्ल्ड के मैप पे अगर देखें तो ब्रिटेन कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है, तो ब्रिटेन इतना दूर होने के बावजूद भी जो इसकी वाणिज्यिक कंपनी थी वो अपना राजनीतिक वर्चस्व या ये कह लें सर्वोच्चता, राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित किए हुए थी और इसके लिए इनको एक प्रशासन की आवश्यकता थी और ये कागज के मामले में बहुत पक्के होते थे, तो पूरी तरीके से इनके कागज तैयार रहते थे। तो हर एक नीति इनकी जो है लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन का प्रेषण, परामर्श और कार्रवाई गुप्त पत्र और अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि देखने को मिली। जब हर चीज ऑन पेपर होने लगा तो आने वाले समय में वो क्या है कि एक इतिहास को रच देता है, एक इतिहास हो जाता है। ठीक है, तो वही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। हर एक नीति को उन्होंने पेपर पे उतारा। पेपर पे उतारने की वजह से वो आज के दिन में संरक्षित है। तो ये राजकीय अभिलेखों का संबंध किन किन के साथ होता था, तो एक थे निदेशक मंडल, दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर होते थे और इसके अलावा जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तर इसमें शामिल होते थे। तो जब ब्रिटिश महारानी ने भारत की जब प्रशासन संभाली तो उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे सुरक्षित रखे गए हैं और इन अभिलेखों का परीक्षण करके
हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। अब इन अभिलेखों के अतिरिक्त और भी है यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पुर्तगाली और डच और फ्रांसीसी से संबंधित है, उनके भी अभिलेख हैं। तो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभिलेख हैं वो किस चीज को बताते हैं? 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास का ये सृजन करते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो इतना पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अभिलेख और दूसरा यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी का अभिलेख। अब देखते हैं इसका राजकीय अभिलेख का दूसरा भाग, जिसको हम अन्य स्रोत के चरण में देख सकते हैं। तो कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन, जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य और यात्रा वृत्तांत भी सम्मिलित हैं। अब ये सारे जो स्रोत हैं ये हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के पहले का जो इतिहास है उसके बारे में बताते हैं। अब ये जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, इनका जो उपस्थिति देखने को मिलती है वो 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती है, और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नहीं, ये उत्तरार्ध में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तो इस वजह से 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर इन समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है। और आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण है, सृजनात्मक साहित्य है और पेंटिंग है, ये शामिल किए जाते हैं। इसमें मौखिक स्रोत है, मौखिक प्रमाण है, इनकी अपनी एक सीमा होती है और ये अन्य ऐतिहासिक सामग्री की पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है मौखिक स्रोतों का। जो सृजनात्मक साहित्य है, सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियां एवं कविताएं। तो ये सृजनात्मक साहित्य का जो विकास है, इसमें जो है पश्चिम का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये सृजनात्मक जो साहित्य है, ये समकालीन जो सामाजिक स्थिति हुआ करती थी, तो उसकी वास्तविकता को भिन्न भिन्न तरीकों से सबके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कभी उपन्यास के माध्यम से, कभी लघु कहानियों के माध्यम से, कभी कविताओं के माध्यम से, तो समाज की जो स्थिति होती थी वो प्रदर्शित की जाती थी। तो पेंटिंग या फिर चित्रकारी में जो है नए पैटर्न देखने को मिले। अब ये नए पैटर्न जो है औपनिवेशिक काल के समय से ही दिखाई दिया, और इन पेंटिंग की मदद से समय के जीवन को समझने में मदद मिली। तो इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख एवं गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल है। तो इस प्रकार राजकीय अभिलेख कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पुरालेखीय सामग्री। तो इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये पुरालेखीय सामग्री कैसे दस्तावेज होते हैं? तो ये ऐसे दस्तावेज है कि जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला है केंद्र सरकार के पुरालेख, दूसरा है राज्य सरकार के पुरालेख, तीसरा है मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख, और चौथा है न्यायिक अभिलेख। तो इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं विदेशों में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। अब देखते हैं हम केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है, और ये जो संग्रह है ये 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला को प्रदान करता है। जो केंद्र सरकार के पुरालेख हैं, इसमें लोक विभाग के अभिलेख जैसे 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से लेकर के जो संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं, वो सब यहाँ पे स्रोत सामग्री के रूप में देखने को मिलता है। और जो केंद्रीकृत राज व्यवस्था का उदय हुआ, उससे संबंधित पुरालेख देखने को मिलता है। कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु यहाँ पर स्रोत सामग्री
देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त 1857 के बाद में जो प्रशासनिक और संवैधानिक विकास हुए थे, जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि महत्वपूर्ण सामग्री भी इसी श्रृंखला में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल बने वो कौन थे? वो जेम्स रेनल थे। और कब बने ये? 1767 में। जेम्स रेनल के आ जाने से भारत के जो अनजान क्षेत्र थे उसका वैज्ञानिक रूप से मानचित्रीकरण हुआ और भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयरों के जनरल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए बल्कि समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान किया है। लोक, न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रमाण प्रदान किए हैं। और रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से लेकर के 1937 के दौरान जो भी संवैधानिक विकास हुए हैं उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद ही उपयोगी है। अब देखते हैं हम राज्य सरकारों के पुरालेख। तो राज्य सरकार के जो पुरालेख हैं इसमें 3 महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री मिलते हैं, जिसमें से पहला है भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अभिलेख, दूसरा है भूतपूर्व राजसी राज्य, ऐसे राज्य जो 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिए गए, और तीसरा है ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन। तो ये 3 मुख्य बिंदु जो है राज्य के अभिलेखागारों में अभिलेखों के रूप में हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया, इसका भी स्रोत सामग्री राज्य सरकार के पुरालेख में व्यवस्थित है। इसके बाद देखते हैं न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला न्यायिक पुरालेख कौन सा है? मेयर के कोर्ट का पुरालेख। और ये कहां पर है? तो ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज में। और ये पुरालेख कब का है? तो ये है 1689 ईस्वी के प्रारंभ का। वर्तमान समय में ये मद्रास अभिलेख कार्यालय में संरक्षित है। फोर्ट विलियम में अवस्थित मेयर कोर्ट अभिलेख जो है, जो प्लासी से पूर्व के यानी कि 1757 से पहले के दस्तावेज हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन 1753 से लेकर के 1773 और 1774 से लेकर के 1861 के समय काल के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी तरह 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं। इसी ऑफिस में बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे हुए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के जो न्यायिक अभिलेख हैं वो बेहद उपयोगी हैं और इन सबको जो है कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित है। अब देखते हैं हम प्रकाशित अभिलेख। तो प्रकाशित अभिलेखों में देखें तो जैसे संसदीय जो पत्र होते हैं वो प्रकाशित अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो संसदीय पत्र हैं इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेख शामिल होते हैं। और प्रकाशित अभिलेखों में देखें तो 1801 से लेकर के 1907 के बीच जो भी संसदीय पत्र जारी हुए थे उनकी सूची उपलब्ध है। भारतीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों की कार्यवाहियां केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों का संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। तो इतना था प्रकाशित अभिलेख से संबंधित। अब देखते हैं निजी पुरालेख। तो निजी पुरालेख व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं।
देश की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबद्ध सामग्री विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध हैं। अब बैंक, व्यापार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अभिलेख हैं, ये आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के जो पत्र थे और नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में बहुत ही उपयोगी हैं। तो अब देखते हैं हम विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो यूरोपियन संग्रहालय है, जहां पर बहुत भारत से संबंधित भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपियां मौजूद हैं। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में बहुत ढेर सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो कि हमारे अपने देश में उपलब्ध नहीं है। अब ब्रिटेन में देखें तो वहां पे भी कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपियां हैं कि जो वहां के संग्रहालय में संरक्षित हैं। तो विशेष रूप से देखें तो लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिव एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रहालय है और ये उनसे संबंधित हैं कि जो भारत में कार्य किए और उनकी उपयोगिता को बहुत कम ही आकलित किया गया है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जिनके पुरालेख हमारे देश भारत में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना सन्निहित है। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव नेशनल जो पेरिस में है और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख समृद्ध स्रोत हैं और ये नितांत उपयोगी भी है। रिस्कर चीफ हेग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के वृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त है और इन अभिलेखों को 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विक्सर केविट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख ट्रैकोम्बर और सेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव ऑफ पुर्तगाल जो कि लिस्बन में है, ये मौलिक पत्रों से संबंधित है, जिसमें भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों की जो जानकारी है वो जर्मन फॉरेन ऑफिस अभिलेख में देखने को मिलता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की जानकारी वहां पे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में देखने को मिलता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख के स्रोत भारत में ना होकर के कहां पर है, वो पाकिस्तान में अवस्थित हैं और इन अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है। अब यहाँ पर है क्या, तो 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से लेकर के 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख यहाँ पर शामिल हैं। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से लेकर के 1900 में पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 में उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। अब देखते हैं हम जीवन साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। तो जीवनी साहित्य, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन जो दस्तावेज हैं, ये प्रमाण हैं जो उपलब्ध हैं, ये हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत के इतिहास की प्रमुख जानकारी देते हैं। तो इसमें से देखते हैं हम व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व। कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी एवं सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत में आए, उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभवों एवं प्रभावों की छाप छोड़ी।
और इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज, जो कि ईसाई धर्म के प्रचारक हुआ करते थे, वे आए थे, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत में अधिकाधिक मिशनरीज भेजने के लिए तथा अपने संबद्ध समाजों को प्रोत्साहित करने हेतु लेखन का कार्य किया। कुछ सिविल सर्वेंट ने भी इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। अब देखें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की और ईसाई धर्म प्रचारकों का और उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। अब देखते हैं यात्रा वृत्तांत के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों का यात्रा वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है। जैसे जॉर्ज फोस्टर का यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन और कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। और जॉर्ज फोस्टर ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। अब एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था बेंजामिन हेन। तो इन्होंने 1814 में प्रकाशित किया सेवरल टूअर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। जनरल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की और 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज की चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बर्न्स का जो वृत्तांत है वो ट्रेवल्स इनटू बुखारा, जो कि 1834 में 3 वॉल्यूम में ये प्रकाशित हुआ और इसमें भारत से काबुल की जो यात्रा उन्होंने किया था उसी का वर्णन देखने को मिलता है। और इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंध क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। CJ डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बहुत उपयोगी कार्य है। और जॉन बटलर द्वारा असम प्रांत में लिखा गया यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन करता है और यह जो वृत्तांत है ये 1855 में प्रकाशित हुआ। W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, ये अवध की राजनीतिक आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। अब इस श्रेणी में विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन आर्लिच, बरोन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन हानिंगबर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेबेक ये मुख्य रूप से शामिल है। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में, सृजनात्मक साहित्य के बारे में, चित्रकला के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ।